कार्डिनिया की राजधानी के भव्य हॉल्स में माहौल इतना टेंशन से भरा हुआ है कि सबसे एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन भी घुटन महसूस कर रहे हैं। ब्रैनफर्ड के प्राइवेट ऑफिस के अंदर सन्नाटा माँ की मॉरिस मक्कोरी की कांपती हुई आवाज़ से टूट जाता है। वो वहीं जड़ होकर खड़ा है, एक रिपोर्ट को ऐसे पकड़े जैसे वो कोई डेथ वारंट हो। उसका चेहरा पूरी तरह से उड़ चुका है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा। वो हकलाते हुए पूछता है, क्या उसने सही सुना है? क्या सच में फेनरिस का बैरन अब नॉर्थ का सबसे बेस्ट तलवारबाज कहलाया जा रहा है? उसके सामने खड़ा गोल्डन गार्ड का मेंबर बिल्कुल शांत रहकर इस खबर को ठंडे और पक्के फैक्ट्स के साथ कंफर्म करता है। वो बताता है कि फेनरिस के नाइट्स ने इतनी रॉ पावर और अटूट लॉयल्टी दिखाई है कि उन्होंने टू विंग्स के लेजेंडरी नाइट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। फिर वो उनके एक्सक्लूसिव मेज का जिक्र करता है, जिसकी मैजिकल पावर विलो जैसे सिक्स्थ सर्कल मास्टर को भी टक्कर देती है। लेकिन सबसे डरावनी बात है खुद बैरन गिलियन फेनरिस की पर्सनल ताकत। गार्ड कंफर्म करता है कि गिलियन अब एक सच्चे मास्टर के लेवल पर पहुंच चुका है। उसकी ताकत इतनी खतरनाक है कि उसका नया टाइटल सिर्फ नाम नहीं बल्कि पूरी हकीकत है। रोजलिन का दिल तेजी से धड़कता है और वो आगे झुककर चिंता से पूछती है कि क्या गिलियन सुरक्षित है। उसकी आवाज़ इस बड़े लोगों के बीच थोड़ी धीमी लगती है। गार्ड उसे भरोसा दिलाता है कि बैरन अभी बैटल के बाद की स्थिति संभाल रहा है और साथ ही काउंट डेस्मंड की पूरी जमीन को अपने अंदर शामिल करने की स्ट्रैटेजी बना रहा है। ये सुनकर मॉरिस फिर से शॉक में चला जाता है। जमीन भी ले लेना, ये बहुत ही बोल्ड और शिकारी चाल है। सर बिलॉर नॉर्टन जोर से हंसता है और कहता है कि उसे ऐसे ही पावरफुल इंसान से यही उम्मीद थी। काउंट एल्स गंभीरता से सिर हिलाता है और कहता है कि अब ये कहना गलत नहीं होगा कि फेनरिस फैमिली अब नॉर्थ की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। लेकिन हर कोई इस तेजी से बढ़ते हुए हीरो से खुश नहीं है। मॉरिस घबराकर चारों तरफ देखता है और कहता है कि शायद गिलियन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वो सुझाव देता है कि इस राइजिंग स्टार को काबू में लाने का तरीका ढूंढना चाहिए, इससे पहले कि ये पूरी तरह अनकंट्रोल हो जाए। रोजलिन तुरंत तीखे अंदाज में पूछती है कि वो एक किंगडम के हीरो को रोकने की बात कैसे कर सकता है। मॉरिस थोड़ा घबरा जाता है लेकिन अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि गिलियन हमेशा से ही ऑर्डर को इग्नोर करके अपनी मर्जी से काम करता आया है और अगर वो नॉर्थ का सबसे बड़ा लॉर्ड बन गया तो उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो याद दिलाता है कि उनका मकसद था कि गिलियन नॉर्थ को बैलेंस में रखे, ना कि खुद उसका अकेला शासक बन जाए। टोलियो भी उसकी बात को सपोर्ट करता है और कहता है कि शायद स्ट्रैटेजी में बदलाव करना पड़े ताकि गिलियन प्रो प्रिंस फैक्शन के लिए एक यूजफुल टूल बना रहे। लेकिन तभी ब्रैनफर्ड एक तेज शब्द बोलकर सबको चुप करा देता है, इम्पॉसिबल। वो साफ कहता है कि बैरन फेनरिस उनका सबसे मजबूत शील्ड है जो ड्यूक के खतरे के खिलाफ खड़ा है और उसके लिए ये छोटे मोटे पावर गेम्स सिर्फ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। उनका असली दुश्मन डियोलाइन डुशे है और इसके अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता। सर बिलॉर नॉर्टन की तरफ मुड़ता है और उसकी आवाज़ में स्टील जैसी सख्ती के साथ उसे चेतावनी देता है कि किसी भी हालत में बैरन को छूने की कोशिश मत करना। माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए वो ये भी जोड़ता है कि जीत सिर्फ गिलियन की नहीं थी बल्कि ये रॉयल आर्मी और पर्टियम ट्रूप्स के सपोर्ट से मिली थी। एडन तुरंत मौका पकड़ता है और मार्की की चापलूसी करते हुए कहता है कि मैक्वेरी आर्मी के बिना ये लड़ाई पूरी तरह बर्बाद हो जाती। मॉरिस का डर अब उसके घमंड के नीचे दब जाता है और वो सीना फुलाकर खड़ा हो जाता है। वो सहमति जताता है और ऊपर से विनम्र बनने का नाटक करता है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी जीत का क्रेडिट खुद ले लेता है, जबकि उसका कोई योगदान नहीं था। जब ब्रैनफर्ड को लगता है कि कमरे के सभी लोगों का अहंकार संतुलित हो चुका है, तो वो मीटिंग खत्म कर देता है। जैसे ही ऑफिस खाली होता है, ब्रैनफर्ड का चेहरा गंभीर और अंधेरा हो जाता है। वो टोलियो को आदेश देता है कि काउंट फॉ को अंदर लाया जाए। वो काउंट जिसे नॉर्थ के फैसले तक कैद में रखा गया था, कमरे में आता है, थका हुआ लेकिन तेज नज़रों के साथ। वो ब्रैनफर्ड को देखते ही समझ जाता है कि अगर उसे छोड़ा जा रहा है तो गिलियन जीत चुका है। ब्रैनफर्ड उसे जाने की आज़ादी देता है और चेतावनी देता है कि बाकी डची के नोबल्स को कहे कि सही व्यवहार करें ताकि कोई और ख़राब घटना ना हो। फॉ कुछ पल चुप खड़ा रहता है और उनके बीच का तनाव साफ महसूस होता है। फिर वो एक डरावनी भविष्यवाणी करता है। वो कहता है कि ब्रैनफर्ड ने एक घातक गलती कर दी है। काउंट डेस्मंड को मरने देने से किंगडम का संतुलन टूट चुका है। जिस सिविल वॉर से सब डरते थे वो अब सिर्फ संभावना नहीं बल्कि पक्का सच बन चुका है।
ब्रैनफोर्ड उसकी बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है और कहता है कि प्रो प्रिंस फैक्शन ही शांति बनाए हुए हैं। लेकिन फॉ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि युद्ध को रोकने वाला कभी फैक्शन नहीं था, बल्कि खुद ड्यूक था। वो उनके राजा की दुखद हालत की ओर इशारा करता है, जो बिस्तर पर पड़ा लाचार है और सिर्फ मार्कीज की महत्वाकांक्षाओं का कठपुतली बन चुका है। वो ब्रैनफोर्ड से पूछता है कि क्या इस किंगडम में कुछ भी ऐसा बचा है जो उसकी मर्जी के आगे नहीं झुकता। ये बात सीधे ब्रैनफोर्ड को चोट पहुंचाती है और वो गुस्से में फट पड़ता है और काउंट को चुप रहने का आदेश देता है। गार्ड तुरंत फॉ को दीवार के खिलाफ पकड़ लेते हैं और तलवार उसकी गर्दन पर रख देते हैं। डल से कांपते हुए भी फॉ आखिरी चेतावनी देता है कि उन्होंने ड्यूक डियोलाइन की असली प्रकृति को भूल गए हैं। वो कहता है कि उसका पक्ष सिर्फ उस खून खराबे को रोकना चाहता था जो अब तय हो चुका है। जैसे ही गार्ड फॉ को घसीट कर ले जाते हैं, ब्रैनफोर्ड अकेला अंधेरे होते ऑफिस में रह जाता है। उसका दिमाग पुराने समय की यादों में चला जाता है, जहां एक फ्लैशबैक में वो और एक जवान ड्यूक डियोलाइन साथ खड़े होते हैं जैसे दोस्त हों। उस याद में डियोलाइन एक अलग सी जिज्ञासा के साथ पूछता है कि क्या ताकत और राजनीति सच में मायने रखती है जब सब कुछ आखिर में मिट्टी बन जाता है। ब्रैनफोर्ड ने तर्क दिया था कि यही चीज़ें जिंदगी को मतलब देती हैं, क्योंकि उनके फैसले हजारों लोगों के जीवन को तय करते हैं। लेकिन डिलायन सुन ही नहीं रहा था। वो मिट्टी पर चल रही चींटियों की एक लाइन को देख रहा था। उसके चेहरे पर ठंडी और खाली सी एक्सप्रेशन थी और वो ऐसे सोच रहा था जैसे उन जीवों का कोई मतलब ही नहीं जो हमेशा के लिए नहीं जीते। फिर वो आराम से अपने जूते के नीचे पूरी लाइन को कुचल देता है। वो ब्रैनफोर्ड से कहता है कि उसकी नज़रें इंसानी राजनीति से कहीं ज्यादा दूर की चीज़ों पर टिकी हुई हैं। वापस वर्तमान में ब्रैनफोर्ड रात के अंधेरे में बाहर देखता है और धीरे से डिलाइन का नाम लेता है। उसे एहसास होता है कि काफ़ी समय हो गया जब उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा था। सीन बदलता है और बहुत दूर दक्षिण में डिलाइन ड्यूच के एक्लिप्स कासिल पर पहुंचता है। ये किला एक डरावना गॉथिक सपना जैसा है, जिसमें नुकीले मीनार और भारी परछाइयां फैली हुई हैं। जोसेफ एक लंबी ठंडी गलियारे में कायन बॉल्जैक के साथ चल रहा है और उसकी घबराहट साफ दिख रही है। वो पूछता है, क्या ये सच है कि ड्यूक बहुत गुस्से में है? सैन गंभीरता से हकीकत बताता है कि ड्यूक आमतौर पर डिटेल्स में नहीं पड़ता, लेकिन डेजमंड की मौत ने उसे खुद हस्तक्षेप करने पर मजबूर कर दिया है। जोसेफ पसीना पसीना होने लगता है और डर उसके शरीर से साफ महसूस होता है। सैन उसे थोड़ा संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जोसेफ उस पर झल्ला पड़ता है और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो दोनों ऑडियंस चेंबर के विशाल दरवाजों तक पहुंचते हैं, दरवाजे धीरे से खुलते हैं और एक बहुत बड़ा खाली हॉल दिखाई देता है। दूर अंत में ड्यूक डिलाइन सिंहासन पर बैठा है। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ है। उसके असामान्य लंबे बाल कुर्सी के पीछे तक फैले हुए हैं और दूर से ही उसकी माना की भारी ताकत सांस लेना मुश्किल कर देती है। सैन और जोसेफ तुरंत घुटनों पर गिर जाते हैं और उनके माथे ठंडी पत्थर की जमीन को छूने लगते हैं। कुछ पल के दम घुटने वाले सन्नाटे के बाद ड्यूक की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजती है। वो पूछता है, क्या डेजमंड सच में मर चुका है? जोसेफ कांपती आवाज में कहता है कि काउंट को बैरन जिलियन फेनरिस ने मार दिया। ड्यूक जिलियन का नाम दोहराता है और उसके शब्दों में खतरनाक जिज्ञासा झलकती है। वो कहता है कि ये नाम हाल ही में बहुत बार सुनने में आ रहा है। जोसेफ अपनी जान बचाने के लिए माफ़ी मांगता है और मानता है कि उसने उस लड़के की ताकत को कम आंका था। ड्यूक उसकी माफ़ी को नज़रअंदाज करता है और कायन की तरफ मुड़कर बैरन के बारे में प्रोफेशनल राय मांगता है। सैन बिना कुछ छुपाए कहता है कि नॉर्थ में अब कोई भी जिलियन का मुकाबला नहीं कर सकता और अगर उसे और बढ़ने दिया गया तो वो एक अजेय ताकत बन जाएगा। ड्यूक एक शिकारी की तरह अपनी उंगलियों को चटकाने लगता है। अंगूठा और तर्जनी के बीच की आवाज़ एक घड़ी की टिक टिक की तरह गूंजती है। वो जोसेफ से कहता है कि वो अब तक धैर्य रख रहा था और सब कुछ उसे सौंप रखा था क्योंकि उसे इंतजार का मजा आ रहा था। लेकिन अब उसका अंधेरा आभा पूरे कमरे में फैलने लगता है और हवा भारी हो जाती है। ड्यूक का चेहरा छाया में डूबा हुआ है और वो कहता है कि अब उसे आखिरकार कार्रवाई की प्यास महसूस होने लगी है। जोसेफ दबाव में लगभग कुचल जाता है और सांस लेने के लिए हाँफने लगता है। तभी ड्यूक उससे पूछता है, क्या वो अभी भी अपनी सावधानी भरी योजनाओं से चिपका हुआ है? जोसेफ अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाकर कहता है कि ज्यादा जल्दबाजी करना तबाही ला सकता है, लेकिन ड्यूक साफ कह देता है कि वो लोग पहले ही नॉर्थ हार चुके हैं। आखिरी कोशिश में जोसेफ बताता है कि उसने उनसे संपर्क कर लिया है और वादा करता है कि एक दूत आने वाला है जो उनकी समस्याओं को हल करेगा और ड्यूक की प्यास को शांत करेगा, इससे पहले कि वो किसी बड़ी तबाही में बदल जाए। ड्यूक जोसेफ के छोटे बाहरी ताकतों पर भरोसे का मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा और इंतजार करने के लिए मान जाता है। हालांकि वो चेतावनी देता है कि समय अब लगभग खत्म हो चुका है। वो उन्हें जाने का आदेश देता है और जोसेफ जितनी तेजी से हो सके कमरे से भाग निकलता है।
सेन भी उसके पीछे जाता है, लेकिन जाने से पहले एक नज़र ड्यूक पर डालता है, जो अब काले ऊर्जा के घूमते हुए भंवर से घिरा हुआ है। ड्यूक सबको अकेला छोड़ देने का आदेश देता है और उसका गुस्सा एक असली ताकत बनकर पूरे किले की नींव को हिला देता है। कुछ दिनों बाद एक्लिप्स कैसल में एक नया व्यक्ति आता है। ये आदमी भगवान जैसी शांत आत्मविश्वास के साथ चलता है। वो ड्यूक के पास जाता है और पूछता है, क्या कत्लेआम तुरंत शुरू कर दिया जाए। ड्यूक अपने अंधेरे साम्राज्य की ओर देखता है और उसे थोड़ी देर और रुकने को कहता है। ये रहस्यमयी योद्धा आइडन निकलता है, जो महाद्वीप के 7 महान कुलीन नाइट्स में से एक है। वही इंसान जिसने पिछली समय रेखा में जिलियन की जान ली थी और अब अतीत की परछाई बनकर वापस आया है अपना अधूरा काम खत्म करने के लिए। आइडन गहराई से झुकता है और उसकी आवाज़ आने वाली हिंसा का ठंडा वादा करती है जब वो ड्यूक के आदेश को स्वीकार करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबाएं ताकि अगला एपिसोड मिस न हो। बाय। हैप्पी।